हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक 68 कंप्लीट कर चुके हैं एंसेंट एंड मिडिवल का, ठीक है। 67 कंप्लीट कर चुके हैं एंसेंट एंड मिडिवल का, 66 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है कि पीवाईक्यू का रोल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन 69th में रिपीट किया था और एक स्टेप आगे जाके पूछा था। स्पेशली साइंस वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली 68 का क्वेश्चन था, मगर एक स्टेप आगे जाके पूछा और सब लोग कंफ्यूज कर गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 31 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हम लोग देखते हैं। कोशिश ये करेंगे कि मेयरली पीवाईक्यू नहीं देखे, उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा वो भी देखे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। या तो डायरेक्टली वो थीम वाइज पूछ लेगा या एक स्टेप आगे जाकर पूछ लेगा, ये हर एग्जाम में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 32nd नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 31 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 ज्वेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट नॉलेज, फेथ एंड एक्शन, ठीक है। या इसको कंडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली ये देखा जाए तो एक ऐसा थीम है एंशिएंट में जो बार बार रिपीट करता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। तो ये जो 3 ज्वेल है, जब आप पढ़िएगा जैनिज़्म तो उससे मालूम चलेगा कि जैनिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है? तो 3 ज्वेल कौन कौन सा था? तो राइट फेथ, ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो राइट फेथ किस चीज़ की बात कर रहा है? टू बिलीव इन द तीर्थंकरा, आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। राइट नॉलेज किस चीज़ की बात कर रहा है? तो नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड, ठीक है। और राइट कंडक्ट किस चीज़ की बात कर रहा है? तो प्रैक्टिस ऑफ द 5 वॉल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेड द 4th काउंसिल इन द कश्मीर, ठीक है। एक्चुअली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल देना चाहिए, ठीक है। तो वही होगा बेसिकली। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इससे पहले 1, 2 एंड 3 कहीं हुआ था, कोई राजा था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 4th कहाँ हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। राजा कौन था? तो कनिष्का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे को क्या करना है कि 4th तो हमें मालूम हो गया। अब चलिए 1, 2, 3 का सारा चीज़ डिटेल में कर लेते हैं, रूलर से लेकर और कौन सा प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? तो ये ईयर 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन था? तो महाकश्यप, ठीक है। और कौन सा राजा थे? तो अजात शत्रु, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए। तो अजात शत्रु और कौन सा ये डायनेसिटी से बिलोंग करते थे? तो हरियाणा का। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका आउटकम क्या होता है? तो शुद्ध पिटाका एंड विनय पिटाका का कंपाइलेशन होता है, ठीक है। शुद्ध पिटाका किसके द्वारा? तो अनंत के द्वारा, एंड विनय पिटाका उपाली के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? आपको मान के चलिए कन्फ्यूजन होगा, वहाँ स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा कि विनय पिटाका ने अनंत किया, नहीं। तो विनय पिटाका, वी एंड यू, यानी कि उपाली ने किया। क्लियर है? तो पहला काउंसिल का आउटकम समझ में आ गया, कहाँ हुआ था, कौन सा राजा थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को देखते हैं। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो बेसिकली ये ईयर 383 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और चेयरमैन कौन था? तो साबा कमी, ठीक है, याद रखिएगा। और राजा कौन था? तो काला अशोक, सिसुंगा डायनेसिटी का, ठीक है। इसके दौरान इसका फलस्वरूप इसका आउटकम क्या हुआ? तो महासंघी का अतारवादीन, ये दो एक इसी का बुद्धिज़्म का एक सेक्ट कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मेशन एक होता है जो लेटर ऑन 4th काउंसिल में क्या होता है कि यही 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है, बुद्धिज़्म। अब चलिए थर्ड काउंसिल को देखते हैं। तो थर्ड काउंसिल कब हुआ था? तो 225 बीसी में हुआ था, 250 बीसी में, सॉरी। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चेयरमैन कौन था? तो मोगालीपुत्र तीसा, ठीक है। और अशोका मौर्यन डायनेसिटी का ये मेन रूलर थे, ठीक है। क्लियर है?
इसमें क्या होता कि अभिधम पिटका का कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है, क्लियर है। यानी कि आपसे पूछ लेगा शुद्ध पिटका कौन सा काउंसिल में हुआ था, तो फर्स्ट काउंसिल में। विनय पिटका फर्स्ट काउंसिल में। विनय पिटका का किसने, उपाली ने। एंड शुद्ध पिटका आनंद ने। एंड अभिधम पिटका थर्ड काउंसिल में हुआ था, क्लियर है। फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ, ये 72 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। एंड वासुमित्रा इसका चेयरमैन थे। कनिष्का वाइस चेयरमैन कौन था, ऑस्वेगोस। एंड कनिष्का इसका कुशाना रूलर था जो उस टाइम, ठीक है। और ये ऐसा बुद्धिस्ट काउंसिल था जिसमें बुद्धिज्म को दो हिस्से में तोड़ दिया गया, ठीक है। एक हिनियाना और एक महायाना। महायाना वो थे जो लॉर्ड बुद्धा को गॉड के रूप में देखते थे, यानी कि मूर्ति पूजा स्टार्ट किए थे, ठीक है। और हिनियाना की बुद्धा को एक प्योरेस्ट फॉर्म में देखते थे, दैट्स इट। तो आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि एक ही क्वेश्चन से हम लोग इनडायरेक्टली अपना पूरा एंसेंट का जो कोर पॉइंट था बुद्धिज्म का उसको रिवीजन कर लिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थियरी, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा आप एंशियंट का जो भी टेक्स्ट या उनका फिलोसोफर थे उस टाइम, तो बहुत सारे वो अपना व्यू पॉइंट सर्टन थिंग्स पर रखते थे। टेक एग्जांपल, जैसे जीरो का इन्वेंट भी हमारे द्वारा मतलब आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, जो एक ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा फिलोसफी जो एटम थियरी की बात कर रहा था, तो वैशेषिका, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। जो तो वैशेषिक का जो फिलॉसफी था वो किसके द्वारा मतलब प्रमोट किया गया था, तो कैनेट के द्वारा, KANADA, कैनेट के द्वारा, क्लियर है। इसमें दो बेसिक थिंग्स पे बात की गई है कि ओनली टू रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज होता है, एक तो परसेप्शन, दूसरा इंटरफेरेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिलॉसफी में क्या बात की गई है, डीप इनसाइड दी नेचुरलिज्म की बात की गई है। तो बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि इसका प्रोपाउंड किसने किया था और एटम थियरी पर इसने बात किया था, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी के इसमें देखते हैं कि ये तो एक का दिया है, एक फिलॉसफी का। अब वैसे और 4 फिलॉसफी हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी का फाउंडर कौन था, तो कपिल मुनि थे, सांख्य, ठीक है। सांख्य फिलोसफी का कौन था, तो कपिल मुनि थे, ठीक है। एंड ये कंसीडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, ठीक है। सांख्य मीन्स क्या होता है कि काउंट, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इसमें जो ये फिलोसफी था वो ड्यूलिज्म पर विश्वास करता था, ठीक है। ड्यूलिज्म मतलब क्या होता है कि देयर वाज, जब फिलोसफी का ये सब था तो एक समय था कि आत्मा और परमात्मा के बीच बहुत सारा कन्फ्यूजन होते थे, उसी प्रकार तो ड्यूलिज्म मीन्स द सोल एंड मैटर को सेपरेट एंटिटी देखता था, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ को एक दो व्यू पॉइंट थे, क्लियर है। आगे चलते हैं, योगा को देखते हैं, ठीक है। तो योगा किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो पतंजलि के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। योगा किसके द्वारा, तो पतंजलि के द्वारा, आपको इतना मालूम होना चाहिए। बेसिकली इस फिलोसफी में ये बात की गई थी कि क्या होता है कि वाई डू वी गेट ए नॉलेज, नॉलेज क्यों लेते हैं। कुछ फिलोसफी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नॉलेज से हमारे को लिबरेशन मिलता है, तो कुछ फिलोसफी ये बोलते हैं कि हमारे को वर्शिप से मिलता है, कुछ फिलोसफी ये बोलते हैं कि हमारे को योगा करने से हमारे को लिबरेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। नया फिलोसफी के बारे में देते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा है, तो गौतम के द्वारा, ठीक है। तो एक सेज थे जो गौतम, उन्होंने न्याय सूत्र का मतलब फाउंडर थे, ठीक है। इनमें ये बोलते हैं कि देयर आर 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन एंड टेस्टोनॉमी, ठीक है। जो पहला वाला था वैशेषिक था, उसमें तो 2 ही बताया गया था और इसमें 4 बताया गया, क्लियर है। तो आपको बस इतना देखना होगा। आगे चलते हैं। विच दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। विच दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर ब्लड एंड आयरन, ठीक है।
सिंपल सी बात है, ब्लड एंड आयरन। तो यदि आपको नहीं भी याद है ना कुछ, तो एक ना सिंबॉलिक फॉर्म में बनाने की कोशिश किया। ब्लड यानी कि सर्टन टाइप ऑफ वार, आयरन मतलब पावर की दिखा रहा है। तो ऐसा कौन सा था, ऑप्शन वाइज जाते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश, क्या कुछ भी हम लोग वार सुने हैं कि इल्तुतमिश एक रफ रूलर था? तो नहीं, इसको काट सकते हैं। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जानते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव वार था, इसने ही मार्केट रिफॉर्म के बारे में ये किया था, ठीक है। बालबन को जानते थे कि ये जैसे पावर में आता है बंदा तो नौरोज नाम का फेस्टिवल जारी करता है। इसमें क्या होता है कि एक किंग का जो सुपरमेसी है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है, एंड जो चालीसा थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो देखा जाए तो उसके बेसिस पर आप दो ऑप्शन में से किसी एक के साथ जा सकते हैं यदि नहीं आता है तो। वैसे इसका आंसर होगा बलबन, ठीक है। तो आयन एंड ब्लड एंड आयन पॉलिसी किसका है? तो बलबन है, ठीक है। तो चलिए अब ये चारों जो लीडर हैं ये इनके एक एक बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो बालबन के बारे में क्या बोलते हैं? तो आपको तो क्लियर हो गया कि ये बंदा ही आयन एंड पॉलिसी ये लाया था, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, ठीक है। तो बेसिकली चालीसा का पावर किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो बालबन ने किया था। और चालीसा फॉर्म किसने किया था? तो इल्तुतमिश किया था। इल्तुतमिश के बाद ही बालबन आया था, ठीक है। क्लियर है। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही यानी कि शैडो ऑफ द गॉड। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगला क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कि कौन सा दीन ए इलाही का तो नाम सुने हम लोग, बट जिन ई इलाही कौन सा रूलर प्रमोट किया या टाइटल अज्यूम किया? तो ये था बालबन। क्लियर है। ये दो याद रखिएगा। ही इंट्रोड्यूस साजाद एंड पाइबोस, ठीक है। यानी कि किसिंग ऑफ द फीट, यानी कि किसिंग ऑफ द फीट इसका मतलब क्या? सुपरमसी दिखा रहा है। एंड ये नौरोज नाम के फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन बना। हिस्ट्री सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? तो इस डिपार्टमेंट का नाम दीवानी अर्ज था, दीवानी अर्ज, ठीक है। तो ये ऑप्शन देकर भी पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि दीवानी अर्ज किसने वो किया था? तो बालबन ने। बेसिकली मंगोल का जो आर्मी अटैक था उसके लिए बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें यह बोल रहा है कि विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वॉज द फेमस फॉर एलेबोरेटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर चोला होगा, यानी कि चोला किंगडम इसके लिए फेमस था कि जो प्रेजेंट डे पंचायती राज हो गया या अर्बन लोकल बॉडीज हो, तो कहीं ना कहीं इसी का एक सर्टन मॉडल लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था वो उस टाइम था, चोला के शासनकाल में था। क्लियर है। उसको बेसिकली 3 भाग में तोड़ा गया था, ठीक है। तो एक ऊर, साभा एंड नगरम। क्लियर है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पेट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बेसिकली पेट्रा ड्यूरा क्या है? तो ये जहांगीर का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ताजमहल जो है उसमें भी इसका यूज़ किया गया पेट्रा ड्यूरा का। तो डेकोरेटिंग द वॉल विद द फ्लोरा डिज़ाइन मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रा ड्यूरा बेसिकली है क्या। क्लियर है। आप देख सकते हैं जाली वर्क जो ताजमहल में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश द कारखाना फॉर पेंटिंग। तो कौन सा मुगल अंपायर ने कारखाना एस्टेब्लिश किया जो एक पेंटिंग के लिए वर्क हाउस था? तो सिंपल से बात है कि पेंटिंग हो गया या पोएट्री हो गया, ये सब तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब जो किंगडम है वो एक स्टेबल है, ज़्यादा वार नहीं फाइट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आपके घर में यदि कोई बंदा के घर में खाने के लिए नहीं है तो वो एजुकेशन पर नहीं फोकस करेगा, पहले खाना का अरेंज करेगा, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन पर फोकस करेगा। उसी प्रकार यदि कोई किंगडम स्टेबल है तभी वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी पर फोकस करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कारखाना कौन था। तो हुमायूं। तो हुमायूं इसका नहीं आंसर होगा, क्योंकि हुमायूं जो शेरशाह सूर्य के साथ तो वार में थे और ज़्यादा वो सक्सेस नहीं किए थे।
रही बात शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ताजमहल, ठीक है, इसका आंसर बेसिकली होगा अकबर। क्लियर है? तो कारखाना किसने क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या आप बोलिएगा कि अकबर ने इसको प्रमोट किया था। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं अकबर के बारे में। तो बेसिकली अकबर का रूल कब से कब था, तो 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। कारखाना इन्होंने पेंटिंग के लिए, हिस्ट्री तस्वीर खाना, ठीक है, विद द पेंटर वर्क। इनके शासनकाल में क्या था, जो भी पेंटिंग होता था उसको मेजर 2 थीम होते थे, डेली इवेंट्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, एंड पोर्ट्रेट ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटी। 2 ही चीज़ होता था, या तो जो भी आपके कोर्ट में डेली बेसिस पर हो उसके बेसिस पर आप बनाइए, नहीं तो कोई ग्रेट पर्सनालिटी है उनके बारे में आप उनका पिक्चर बनाइए, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि दिशवंत एंड बसवाना, ठीक है, 2 फेमस पेंटर थे किसके काल में, तो अकबर के काल में, ठीक है। तो कौन कौन थे, तो दशवंत एंड बसवाना। क्लियर है? यानी कि टेकवे स्टॉप इस क्वेश्चन से ये था कि ये 2 पूछ देगा अगले बार क्वेश्चन करके कि ये दोनों किसके शासनकाल में थे पेंटिंग में। तो पेंटिंग का नाम सुनिएगा तो जहांगीर पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जहांगीर बहुत ज़्यादा एक पिक पर था उनके शासनकाल में पेंटिंग, मगर ये दोनों किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के काल में थे, ठीक है। यूरोपियन पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ अकबर बाई द पोर्चुगीज प्रिस्ट, ठीक है। तो चलिए हमारा 66 खत्म होता है, 67 65 देखते हैं। इसमें ये देखिए पूछ रहा है कि अष्टप्रधान, ये क्वेश्चन नाउ रिपीट कर गया, यानी कि हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे अष्टप्रधान के बारे में, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान किस चीज़ से रिलेटेड है, तो शिवाजी से रिलेटेड है। पहला लेक्चर में एक और हम लोग डिस्कस किए थे कि अष्टदिग्गज किससे रिलेटेड है, यानी कि अष्टदिग्गज, तो वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे को लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि लिंक करेंगे तभी याद होगा। बस मेयरली हम लोग PYQ करने के लिए कर रहे हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है, शिवाजी। अब हमारे को देखना होगा कि अष्टप्रधान में इंपॉर्टेंट जो पोजीशन था उसका कौन कौन था, ठीक है। तो शिवाजी एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान, ठीक है, एंड किंग वॉज द सेंटर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके अष्टप्रधान में कौन कौन था, तो पेशवा थे, सेनापति था, अमात्य थे, वाकिनिस, सचिव, सुमंत, न्यायाधीश एंड पंडित राव। यानी कि जो नाम आपको रिलेटेड नहीं है लगा, जैसे न्यायाधीश, ये तो जस्टिस हमारे को मालूम ही है। पंडित यानी कि रिलीजियस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ये 2 काट दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं एक करके। पेशवा, तो पेशवा कौन था, तो बेसिकली पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो पेशवा आपको ये मालूम होना चाहिए। सेनापति को क्या बोलते थे, तो सर ए नौबत। आपको ये क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि अष्टप्रधान में सर ए नौबत किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सेनापति था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमात्य क्या थे, तो जनरल अकाउंटेंट, और वाकी न्यूज़ क्या थे, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंट। ये भी बहुत एक टेक्निकल नाम है जो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सचिव कौन थे, करस्पॉन्डेंट, एंड सुमंत कौन था, तो मास्टर ऑफ सेरेमनी। क्लियर है? तो यानी कि देखा जाए तो दो एरिया है जिस पर फ्यूचर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सेनापति, सारे नौबत पूछ लेगा, और दूसरा ये है, ठीक है, इंटेलिजेंट पूछ लेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कैनाल किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा शासक था जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर फोकस किया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कौन सा शासक है, तो फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आप ऐसे भी याद रखते हैं, फिरोज मतलब ए फाता है यानी कि फसल, ठीक है, फसल यानी कि क्रॉप्स, यानी कि एग्रीकल्चर एंड कैनाल, ठीक है। बस ये आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, क्लियर है। चलिए अब डिटेल कुछ देख लेते हैं फिरोज शाह का। तो फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने मैक्सिमम कैनाल बनाया था, ठीक है।
एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने इम्पोज किया था इरिगेशन टैक्स। ठीक है, तो इसके पीछे यह था कि वो टैक्स भी लगा रहे थे, मगर साथ साथ ये मतलब कैनाल इरिगेशन ये सब के लिए डिग आउट भी करा रहे थे, मतलब गड्ढा खुनवा रहे थे। क्लियर है। और इनका दो और कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा कि दीवान एक खैरियत टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन एंड विडो, एंड दीवान बदाउन स्लेव के लिए। तो ये दो बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो दीवान ए खैरियत किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बदवान किसने, तो स्लेव के लिए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज स्क्रिप्ट इज व्हाट। तो जनरली देखा जाए तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पहले भी इसको रिपीट किया गया। तो प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी से इनको वो कंसिडर किया जाता था। अब कुछ क्वेश्चन एडिशनल देख लीजिएगा, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन बना है फ्यूचर, आई मीन पास्ट में। तो जो जेम्स प्रिसेप थे, उन्होंने पहली बार अशोक का जो आई मीन शिलालेख थे, इनकी जो भी इंस्क्रिप्शन थे उनको डिसाइफर किए थे, जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में था। कब किए थे, तो 1837 में। क्लियर है। बेसिकली देखा जाए तो अशोक का इंस्क्रिप्शन जो भी था, पहले प्राकृत में था, उसके बाद ब्राह्मी में था, खरोष्टी में था, बेस्ड ऑन दी वो लोकेशन। टेक एग्जांपल, यदि अफगानिस्तान वाला एरिया में था तो यहाँ अरमाइक एंड खरोष्टी पाकिस्तान वाला एरिया में। ठीक है, क्लियर है, तो आपको मालूम होना चाहिए इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मशीन ड्यूरिंग द गुप्ता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग जिसको मेडिसिन पर काम किया था ड्यूरिंग गुप्ता। तो बस आप सोचना स्टार्ट कीजिए कि गुप्ता के टाइम मेडिसिन का कौन वो था। ठीक है, तो ये तो सुश्रुत थे। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा सुश्रुत। अब चलिए एक एक करके इसको कंसिडर, इनको पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत मेडिसिन से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, तो गुप्ता टाइम से रिलेटेड है। क्लियर है। एंड इनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड एंड नोन फॉर द फादर ऑफ सर्जरी, नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है फादर ऑफ सर्जरी कौन है। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखा था सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो किसने लिखा था, सुश्रुत। किसके टाइम में थे, तो गुप्ता के टाइम में थे। क्लियर है। कहाँ के नेटिव थे, तो वाराणसी के नेटिव थे। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंसेंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है, तो खरोष्टी था। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक देखा जाए तो खरोष्टी राइट से लेफ्ट लिखा गया है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गंधारी स्क्रिप्ट। इट इज कंसिडर्ड एज द सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी एंड वॉज फर्स्ट डिसेपर बाई द जेम्स प्रिसेप। इतना आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज यूज इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो जैसे गुप्ता रूल कर रहा था, तो कौन सा ऐसा पोर्ट था जो नॉर्थ इंडिया में। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से भी ट्रेड होता है, तो नॉर्थन पार्ट के लिए कौन था। ठीक है, तो ये तो टोटली वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ पार्ट के लिए ये बंगाल वाला जो एरिया था, जहाँ तम्र लिप्ति, ठीक है, ये पोर्ट को यूज़ किया गया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। चलिए तो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था वो बंगाल में था। ठीक है, और इसको नॉर्थ इंडिया का ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ से कहाँ कहाँ ट्रेड होता था, तो सिंपल सी बात है, बंगाल में था। तो यहाँ से चाइना जाता था, जावा जाता था, सुमेत्रा जाता था, यानी कि ईस्टर्न वाला पार्ट पर जाता था। क्लियर है। और वेस्ट वाला पार्ट में कौन कौन सा पोर्ट था, तो वेस्ट वाला पार्ट में कल्याण था, चौल था, ब्रॉज था, काम्बे था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कि मुगल
पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर, यानी कि बोल रहे कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसके मुगल पेंटिंग पीक पर पहुंचा। तो अकबर तो स्टार्ट किया था, अकबर का होना, मगर इसके बाद जहांगीर के टाइम में बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थे जहांगीर इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर एक होगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो जहांगीर के टाइम पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को एक होता है ना कि सिंथेसाइज किया गया, यानी कि कंबाइन टुगेदर किया गया। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे हम लोग ऊपर देखे थे कि अकबर के टाइम में दो थे, एक बसवंत हो गए, दूसरा दशवंत एंड बसौना हो गए। तो इनके टाइम में वो कौन था जो फेमस पेंटर थे? तो उस्ताद मंसूर। ठीक है, ही वॉज द फेमस फॉर हिज फ्लोरल पेंटिंग एंड रेड ब्लूसम द बेस्ट नोन हिज पेंटिंग। क्लियर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड इनके अलावा भी क्या था कि बहुत सारे अदर भी थे, जैसे अबुल हसन, ठीक है, दिशान दास, ठीक है, मंसूर, इनायत, बालचंद। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली 46 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन मिडिवल इंडिया, ठीक है, वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ये मिडिवल इंडिया से पूछ रहा है कि वाई वॉज मनसबदारी, देर इज टू थिंग्स। ठीक है, एक मनसबदारी था और एक जागीरदारी था। ठीक है, तो क्या होता था कि कोई भी किंगडम होता था तो उसको सर्टन लोग चाहिए होते थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए फाइट करने के लिए, तो मिलिट्री के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ लोग होते थे जो लड़ते थे, तो इनको मनसबदार बोलते थे। ठीक है, और इनका सैलरी के रूप में जागीर दिया जाता था, जिसको लेटर ऑन जागीरदार भी बोला गया। और सभी को ये नहीं होता था, बट जिनको कैश देना होता था कैश दे देते, जिनको कैश नहीं दे पाते थे तो उनको एक सर्टन जागीर एलोकेट किया जाता था। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस था ये बेसिकली? इसका आंसर होगा फैसिलिटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ रैंक दिया जाता था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में जिसका नाम मनसब था। ठीक है, और ये रैंक मतलब 10 से स्टार्ट होकर 5,000 तक जाता था। जो जो भी प्रिंस थे रॉयल ब्लड के रिलेटेड, उनको हाईएस्ट रैंक दिया जाता था। ठीक है, इसमें याद रखने वाली ये बात है कि यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन 2019 में आया था। ठीक है, मगर हाँ वो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, हो सकता है इस बार बीपीएससी फॉर्म करे। मनसबदार जो रैंक था वो हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई रैंक है, टेक एग्जांपल कुछ लोगों के पिताजी आर्मी में काम करते हैं, तो वो जो रैंक उनका होता है, टेक एग्जांपल ब्रिगेडियर या कैप्टन, उनका सन ऐसा नहीं है कि वो रैंक वो हासिल करेगा। रदर देन कितने तो ये होते हैं क्या वो आर्मी में भी नहीं जाते हैं, कितने ये होते हैं जाते हैं तो वो अपना कैरियर खुद से स्टार्ट करते हैं। राइट, उसी प्रकार है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो मनसबदारी था, इसमें जो रैंक था उसको दो भाग में तोड़ा जाएगा, एक तो जाट और दूसरा सवार। ठीक है, जाट क्या था तो वो पर्सनल और फिक्स था। ठीक है, एंड सवार क्या था तो वो एक कैवलरी है, मतलब कितने घोड़े के रिलेटेड था। ठीक है, क्लियर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड द एग्रीकल्चर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल आ गया, तो ये नियोलिथिक एज आ गया। ठीक है, तो इसका कहाँ पाया जाता है? तो मेहरगढ़ में पाया जाता है। क्लियर है, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो मेहरगढ़ बेसिकली देखा जाए तो ये बोलन पास के पास लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कब पहली बार कब यहाँ डिस्कवरी 1974 में हुआ था, फ्रेंच एक आर्कोलॉजिस्ट है उनके एक मिशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ यहाँ पाया गया है कि जैसे कैसे प्रूफ हुआ कि एग्रीकल्चर ही है, तो यहाँ जो वीट एंड बार्ले था उस एंड सीप गोट का ये सर्टन रिमेनेंस पाए गए हैं यहाँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल, यानी कि गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल। सिंपल सी बात है, कोई भी बोल रहा है कि गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल, यानी कि जो भी था वो अंपायर बहुत प्रोस्पेरस था, यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्ध था। ठीक है, यही एक रीज़न है कि वहाँ ये किया गया, गोल्ड कॉइन चलेगा। तो आपको ये समझ होगा कि गोल्ड कॉइन जैसे आता था हमारे दिमाग में क्या आता है, कुषाण रूलर जो कनिष्का
ठीक है। तो आपको ये देखना कि इसमें से कौन सा कुषाण रूलर है, ठीक है। तो वीमा कट पाइस, ठीक है, इनके शासनकाल में लार्ज गोल्ड कॉइन इशू किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं सडन थिंग। तो ये कुषाण रूलर थे जिनके शासनकाल में लार्ज कॉइन वो दिया गया, ठीक है। एंड ही इशूड द गोल्ड कॉइन ऑन द लार्जेस्ट कॉइन विद द हाईएस्ट साउंड टाइटल लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the first to explain the rotation of the earth on its own axis account for the daily rising and setting of the sun? तो बताइए, बेसिकली जिन्होंने जीरो दिया था उन्होंने ही बात किया था। तो यहाँ जीरो किसने दिया था? तो आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने ही बात किया था इस टॉपिक पर, उन्होंने ही बात किया था इस टॉपिक पर, ठीक है। तो आप एक थोड़ा सा डिटेल ले लीजिएगा कि इनका ये कहाँ के रहने वाले थे, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ये इनका दो इम्पॉर्टेंट वर्क था, ठीक है, आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांत, ठीक है। 15 मोर क्वेश्चन देखिए। हु रोड द पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रेनिस सी, ठीक है, ये एक नाम आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बेसिकली ये सी ब्लैक सी को बोलते हैं, सॉरी रेड सी, ठीक है। तो अब बता रही कि किसने ये लिखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन ये जल्दी याद नहीं होगा कि किसने ये लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीक एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली उनका नाम नहीं मालूम है, ठीक है। मगर ये पूछ लेगा कि ये सी कौन सा सी को प्रेजेंट डे में बोला जाता है, तो रेड सी। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का कुछ इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो बाकी ऑथर हैं, ठीक है। तो पिलनी जो थे वो कुषाण रूलर के कनिष्का टाइम में थे, सॉरी ये रोमन हिस्टोरियन थे जो कि कनिष्का जो रूलर थे उनका कंटेम्प्रेरी थे। स्टारबो को देख लीजिएगा क्योंकि ये नहीं पूछेगा। He described about the women bodyguard in Chandragupta Maurya time, ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Sultanate demanded the half of the crop on the land after the measurement as revenue, ठीक है। यानी कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का वो रूलर था जिन्होंने डिमांड किया हाफ ऑफ द क्रॉप, ठीक है, एज ए रेवेन्यू आफ्टर द मेजरमेंट, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे क्योंकि इन्होंने ही एक्टिवली वो रिफॉर्म लेते थे, मार्केट के रिलेटेड रिफॉर्म इन्होंने लिया, फिर मिलिट्री को इन्होंने कैश दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इनके पास स्टैंडिंग आर्मी स्ट्रांग था तो उसके लिए हमें पेमेंट भी करना होता है, तो इधर कैश में करेंगे नहीं तो क्रॉप में करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर्टन थिंग्स देख लेते हैं इनके बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, डिमांडेड द हाफ ऑफ, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैमास एंड बिस्वा, ठीक है, एट द मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेशन लैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये दो चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड, ये टर्म मिडिवल हिस्ट्री का किस चीज़ से रिलेटेड है। एक तो दे देगा पैमास, ठीक है, दूसरा ये दे देगा कि बैसवा, ठीक है। तो ये लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, क्लियर है? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वो द फर्स्ट तुर्किश सल्तनत ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजियस फ्रॉम द पॉलिटिक्स बाय प्रोक्लेमिंग किंगशिप नो किंगशिप नो किंगशिप। सो ये पूछ लेगा कि किसने ये फॉलो किया था ये लो कॉन्सेप्ट, जो किंगशिप यानी कि जो राजा होता है वो फॉलो नो किंगशिप नो रिलेशन, ये सब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा
यानी कि डॉग के रिलेटेड था, एंड डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ द सोल्जर, तो ये अगेन अलाउद्दीन खिलजी। हु क्रिएटेड द स्पेशल पोस्ट कॉल मुस्तक राज फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आपको इतना मालूम होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत का यदि सबसे प्रोमिनेंट रूलर जहाँ से क्वेश्चन अधिकांश बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी, बालबन, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये सब आपको देखना होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेख बहाउद्दीन जाकरिया बिलोंग्स टू विच सेक्ट, ठीक है, तो ये सुहरावादी सिलसिला से बिलोंग करते थे, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकरिया, सुहरावादी सिलसिला, क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग्स टू सुहरावादी सिलसिला, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जो लाहौर वाला एरिया था, मुल्तान वाला एरिया था, ये सिलसिला वहाँ फॉलो होता था। तो आई मीन इस्लाम में भी बहुत सारा उन्होंने एक ऑर्डर में डिवाइड किया, जैसे चिश्ती सिलसिला, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला, क्लियर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ख्वाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिलोंग टू चिश्ती सिलसिला, ठीक है। एंड फिरदौसी सिलसिला शेख बहाउद्दीन समर कांदी, ठीक है, जो बिहार तक रेस्ट्रिक्टेड थे। तो आपको एक सर्टन नॉलेज रखिएगा, बस इतना ही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड द 5,000 to 20,000 men work for the 40 year to build the place of 40 pillar at अलाहाबाद इन अकबर टाइम, तो इसका आंसर कौन था, तो विलियम फिंच, ठीक है। तो विलियम फिंच स्टार्टेड द 5,000 to 20,000 men work for the 40 year to build the place of 40 pillar अलाहाबाद इन अकबर टाइम, ठीक है, क्लियर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सर्टन फॉरेन ट्रैवलर थे जो मतलब इंडिया आए थे, तो मुंची, तो इटालियन एक ट्रैवलर दारासिको के टाइम आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये 64th का अंतिम क्वेश्चन है। हु सल्तनत वाज रिप्यूटेड टू द अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो किसको बोला जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस आपको ऊपर से इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 73rd से लेकर बाकी रेस्ट, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप करंट अफेयर का भी आप लेक्चर विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ लेक्चर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मॉक के बेसिस पर प्लस आई मीन पीआईबी के बेसिस पर हम लोग वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यू थीम के बेसिस पर, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।